नमस्कार मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल ट्रू क्राइम बैलेट में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो शायद अपने आप में एक यूनिक कहानी है। और जब ये मामला BBC के द्वारा प्रकाश में आया तो पूरी दुनिया के लोग जो थे इस मामले को लेकर, इस घटना को लेकर हतप्रभ थे और सब यही सोच रहे थे कि आखिरकार ऐसा हो कैसे सकता है। तो ये कहानी जो है वह ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी की है। गवाही देने वाले स्टैंड में उस दिन एक महिला मौजूद थी, लेकिन इस महिला ने यौन उत्पीड़न में कितना कुछ झेला है उसके पक्ष में गवाही देने के लिए उसी के अंदर से 6 अलग अलग लोग बाहर आए। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उसी के अंदर से 6 अलग अलग लोग बाहर आए। जेनी हेंस जो ये महिला है, उन्होंने BBC को बताया अपने इंटरव्यू में कि मैं अदालत में गई और बैठी, मैंने शपथ ली और कुछ घंटों के बाद मैं अपने शरीर में लौटी और बाहर आई। यानी कि स्वयं जेनी जो है वह गवाही के दौरान स्वयं अपने शरीर में वापस गई और स्वयं वापस आई। चौंकिए नहीं, इस मामले को पूरे विस्तार से जानने की जरूरत है। एक बच्ची के तौर पर जेनी के साथ उसके पिता रिचर्ड हेंस ने लगातार उसका बलात्कार किया और उसे प्रताड़ित किया। ऑस्ट्रेलिया पुलिस के मुताबिक यह देश के इतिहास का सबसे भयानक बाल उत्पीड़न का मामला है। इस डर को झेलने के लिए जेनी के दिमाग ने एक असाधारण तरीका विकसित किया। दुख से खुद को दूर करने के लिए उसने नई पहचान करना स्टार्ट किया। उसके साथ होने वाला उत्पीड़न इतना भयानक और नियमित था कि जेनी के मुताबिक उसने कम से कम 2500 अलग अलग व्यक्तियों की पहचान को अपने अंदर गढ़ा। जी हाँ, 2500, 2500। मार्च में हुई ऐतिहासिक सुनवाई में जेनी अपने पिता के खिलाफ गवाही दे रही थी। इस दौरान वह अपने व्यक्तित्वों के सहारे अदालत में एक सबूत के बाद दूसरा सबूत पेश कर रही थी। जिन पहचानों के साथ वह ऐसा कर रही थी उसमें एक 4 साल की बच्ची सिम्फनी की पहचान भी शामिल थी। इसे ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला ऐसा मामला माना जा रहा है जहां पीड़िता मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या जिसको हम दूसरे नाम डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की ये महिला शिकार थी, लेकिन उसने अलग अलग पहचान के साथ गवाही दी और मामले में अभियुक्त को सजा भी सुनाई गई। जेनी ने बताया कि हम लोग डरे नहीं हैं। हम लोग से मतलब है जो मल्टीपल डिसऑर्डर, जो उसने मल्टीपल आइडेंटिटी अपने अंदर विकसित की है, उन सबका वो हवाला देती है कि हम लोग डरे नहीं हैं। हमारे साथ उन्होंने क्या क्या किया था ये बताने के लिए हमने लंबा इंतजार किया था और अब वे हमें चुप नहीं करा सकते। 6 सितंबर को 74 साल के रिचर्ड हेल्स को सिडनी की एक अदालत ने 45 साल के लिए जेल की सजा सुनाई। जेनी के फादर, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने अपनी ही पुत्री के साथ यौन उत्पीड़न वर्षों तक किया, तो 74 साल की उम्र में रिचर्ड हेल्स को सिडनी की एक अदालत ने 45 ईयर्स की सजा सुनाई। हेल्स का परिवार, थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले चलता हूं, तो हेल्स का परिवार लंदन के बैकले हीथ में 1974 में लंदन को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। जेनी की उम्र उस समय मात्र 4 साल की थी, लेकिन उसके पिता ने उसका उत्पीड़न करना शुरू किया। सिडनी में पहुंचने के बाद वे हर दिन के हिसाब से क्रूरता के स्तर पर उत्पीड़न करने लगे थे। जेनी ने मई में पीड़िता पर पड़ने वाले असर वाले बयान में अदालत को बताया था। यानी कि जिस दिन वो गवाही दे रही थी उस दिन उसने बताया कि अप्रैल में हम लोग पहुंचे और मई में उसने क्या किया, मेरे डैड सब सोच विचार कर मेरा उत्पीड़न किया करते थे, योजना बना कर करते थे, वे जानबूझकर ऐसा करते और हर मिनट का आनंद उठाते थे। ये जेनी के शब्द। उत्पीड़न की शिकार महिला के तौर पर जेनी चाहती थी तो खुद की पहचान जाहिर नहीं करने के अधिकार का इस्तेमाल कर सकती थी। अगर वो चाहती तो शायद जेनी का नाम कभी बाहर नहीं आता और उसके पिता को भी सजा हो जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसने अब स्वयं सामने आकर अपने पिता की
अपनी पहचान और अपने पिता की पहचान जाहिर की, और इस कारण से ये जो पूरा केस था वह दुनिया के सभी प्रमुख जो न्यूज एजेंसी है उनकी हेडलाइंस बना। जेनी ने बताया, मैं उनसे ये सब बंद करने की भीख मांगती थी। उन्होंने मुझे रोते हुए सुना, उन्होंने मेरा दर्द देखा, मैं जो आतंक महसूस कर रही थी उन्होंने वो भी देखा, उन्होंने मेरा ब्लड देखा, मेरा शारीरिक नुकसान भी देखा, लेकिन अगले दिन वे सब फिर से दोबारा ये सब किया करते थे। जेनी के मुताबिक डैड ने इस तरह से मेरा ब्रेन वॉश किया था कि मुझे लगता था कि वे मेरा दिमाग भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने जेनी को धमकाते हुए कहा था कि अगर उत्पीड़न के बारे में जेनी ने किसी को बताया तो वह उसकी माँ और उसकी भाई बहन की हत्या कर देगी। जेनी आगे बताती हैं कि डैड ने मेरे आंतरिक जीवन पर भी हमला किया था। मैं अपने दिमाग में भी सुरक्षित महसूस नहीं किया करती थी। मैं अब ये भी नहीं जान सकती थी कि मुझे क्या हुआ था, और मैं अपने निष्कर्ष भी नहीं बता सकती थी। अपने विचारों को छुपाने के लिए जेनी गीतों का सहारा लेती थी, गीत लिखती थी। जब उसे भाई बहनों की चिंता होती तो वह गीत के रूप में लिखती, वह भारी नहीं है, वह मेरा भाई। उस शख्स के उत्पीड़न के बारे में सोचती जिसका काम उसकी सुरक्षा करना था, तो वह लिखती क्या 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 लिखती। आप मुझे वाकई दुखी करना चाहते हैं, क्या आप मुझे वास्तव में रुलाना चाहते हैं? जेनी के पिता ने स्कूल में भी उसकी सोशल गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी ताकि दूसरे वयस्कों से उसका संपर्क ना हो। जेनी ने खुद को छुपाकर ही रखा। अगर उसकी मान लीजिए अगर वो स्कूल जाती थी और अगर कोई टीचर ये कहता था कि इसमें नेचुरल टैलेंट है, इसको और निखारने की आवश्यकता है, तो इस बात की सजा भी जेनी को मिलती थी। मारपीट और यौन उत्पीड़न के चलते जेनी को कई चोटें लगी, लेकिन उन्हें मेडिकल सुविधाओं से भी वंचित रखा गया, जिससे आगे चलकर जेनी को गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जेनी की उम्र इस समय 49 वर्ष की है, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी, जबड़े, आंख, गुदा और गुदा की हड्डी सब इतने क्षतिग्रस्त हो चुके हैं कि अब वे ठीक नहीं हो सकते। हालांकि इन सबकी सर्जरी करवानी पड़ी। इसके अलावा जेनी को 2011 में कोलोस्टोमी ऑपरेशन, जिसमें पेट के हिस्से पर छेद कर अपशिष्ट को निकालने का रास्ता बनाया जाता है, ऐसा भी किया गया। जेनी के साथ तब तक यौन उत्पीड़न होता रहा जब तक कि जेनी की उम्र 11 साल की नहीं हो गई। तब जेनी का परिवार फिर से ब्रिटेन वापस आ गया। इसके कुछ ही दिनों के बाद 1984 में जेनी के पेरेंट्स में तलाक हो गया। जेनी को यकीन था कि वह जिन परिस्थितियों से गुजरी है उसके बारे में उसकी मां को मालूम तक नहीं है। समकालीन ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञों के मुताबिक जेनी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर वाली स्थिति का गहरा जुड़ाव इस बात से भी था कि उसे सुरक्षित वातावरण में होने के बाद भी बच्ची के तौर पर भयानक पीड़न झेलना पड़ रहा था। बचपन में लगे मानसिक आघातों की एक्सपर्ट डॉक्टर पैम स्टावरोपोलोस बताती हैं कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर वास्तव में अस्तित्व बचाने की रणनीति है। यह एकदम मुश्किल परिस्थितियों में अपनाई जाने वाली बेहद परिष्कृत रणनीति है। हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है कि यह मामला अत्यधिक पीड़न से बच्ची पर लगे आघात का है। यौन उत्पीड़न से लगे आघात और फिर लगातार भयानक होते उत्पीड़न के चलते जेनी खुद से भागना चाहती होगी, और इसके चलते उसके अंदर कई अन्य व्यक्तित्व उभर आए। जेनी बताती हैं कि उनके अंदर जिस पहली आइडेंटिटी ने जन्म लिया था वो था सिम्फनी का। एक 4 साल की बच्ची सिम्फनी अभी भी उसके अंदर मौजूद है। जेनी ने बीबीसी को बताया कि उसे हर मिनट डैड के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। जब वे अपनी बेटी जेनी का उत्पीड़न कर रहे होते थे, वास्तव में जेनी को उस समय यह लगता था कि उसके पिता सिम्फनी का उत्पीड़न कर रहे हैं। समय के बढ़ने के साथ साथ सिम्फनी ने उत्पीड़न को सहने के लिए दूसरे व्यक्तित्वों का विकास कर लिया। सैकड़ों व्यक्तित्वों में से प्रत्येक के पास उत्पीड़न से जुड़ी कोई ना कोई बात शामिल है, चाहे वो भयानक रूप से किया गया हमला हो, या फिर यौन उत्पीड़न से लालायत नजर, या फिर कोई गंध ही क्यों ना हो। जेनी ने बीबीसी को आगे बताया कि सिम्फनी के दिमाग से बात निकलेगी तब वह व्याकुल दिखेगी। मेरे विचार में मैं अपने पिता के खिलाफ अपना पक्ष रखूंगी। ये बात पहले उन्होंने कही, तो उसके बाद
कोर्ट में जाकर उन्होंने गवाही दी। सिम्फनी से बातचीत से पहले हमें इस स्थिति तक पहुंचने में आधा घंटा का वक्त लगा। जैनी ने पहले ही हमें बताया था कि जब वह सिम्फनी के रूप में आएगी तो थोड़ी सी हकलाने लगेगी और यह हमारे लिए संकेत होगा कि अब जैनी के अंदर सिम्फनी ने बात करना आरंभ। तो जब जैनी के अंदर सिम्फनी ने बोलना आरंभ किया तो उसकी आवाज तेज थी, उसका लहजा भी सख्त था, लेकिन लड़कियों वाली आवाज थी जिसमें दम घुटने का भाव स्पष्ट नजर आ रहा था। हम 15 मिनट बात करते रहे और उसने इस दौरान एक दशक पहले घटी घटना की हर छोटी से छोटी बातों को याद किया, जो एक तरह से किसी पिता के द्वारा चौंकाने वाला जैसा उत्पीड़न था। सिम्फनी ने कहा, जो चीज भी मेरे लिए मूल्यवान थी, महत्वपूर्ण थी, प्यारी थी, उन सबको मैंने डैड से छुपा कर रखा था, क्योंकि जब वे उत्पीड़न किया करते थे तो लगता ही नहीं था कि वे सोचने और समझने वाले इंसान होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो प्रमुख आइडेंटिटी उसने अपने अंदर रखी थी, उनमें 6 प्रमुख लोग थे। एक से मैंने आपका परिचय करा दिया, सिम्फनी। एक कैरेक्टर है मसेल्स। मसेल्स मजबूत मांसपेशियों वाला एक टीनेजर है। यह लंबा शख्स है और ये ऐसे कपड़े पहनता है जिससे कि इसकी मसल्स दिखती हैं। यह बेहद शांत है और सुरक्षात्मक प्रवृत्ति का लड़का है। दूसरा कैरेक्टर इसने अपने अंदर क्रिएट किया, वोल्केनो। वोल्केनो एक बेहद लंबा और मजबूत लड़का है, सर से पांव तक काले चमड़े में लिपटा हुआ है, उसके बाल सुनहरे हैं जिस पर उसने ब्लीच लगा रखा है। तीसरा जो आइडेंटिटी इसने बनाई वो थी रिकी। महज 8 साल का लड़का है जो पुराने ग्रे सूट पहनता है और उसके बाल छोटे हैं और चमकीले लाल रंग के हैं। एक और कैरेक्टर इसने क्रिएट किया आइडेंटिटी, उसका नाम उसने रखा जुडास। इसके भी लाल बाल हैं, लेकिन इसकी लंबाई थोड़ी कम है। वह प्लेन ग्रे स्कूल पैंट में है और चमकीले हरे रंग का जंपर पहनता है। हमेशा ऐसा लगता है कि वह बोलने ही वाला। एक और कैरेक्टर इसने कहा लिंडा या मैगट, जो कि लंबी और पतली है। उसने 1950 के दशक वाला गुलाबी स्कर्ट पहना है जिसमें एक छोटे कुत्ते की डिजाइन बनी हुई है और उसके बालों में शानदार जूड़ा है और उसकी भौहें जो है वो पतली है। ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसी आइडेंटिटी उसने बनाई। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के आरंभ में बताया था कि 2500 आइडेंटिटी उसने अपने अंदर क्रिएट की। मार्च में जैनी को अदालत में सिम्फनी और 5 अन्य आइडेंटिटी के तौर पर गवाही देने की अनुमति मिली। इसमें प्रत्येक ने उत्पीड़न के अलग अलग पहलुओं के बारे में खुलकर बताया। यह सुनवाई केवल एक न्यायाधीश की मौजूदगी में हुई, क्योंकि वकीलों ने इस मामले को जूरी के लिए बेहद दर्दनाक माना था। शुरुआती दौर में हेल्स पर 367 मामले थे, 367 मामले थे, जिसमें बलात्कार, अप्राकृतिक सेक्स, हिंसक उत्पीड़न और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ अश्लील जानकारियां शेयर करने के कई मामले थे। जैनी अपनी विभिन्न शख्सियतों के साथ हर अपराध के बारे में विस्तृत सबूत अदालत के सामने पेश करने में कामयाब हुई। उनकी अलग अलग शख्सियतों ने उसे उन बातों को याद रखने में मदद की जो कि शायद इतना आघात झेलने के बाद वो अब तक भूल चुकी होती। आगे जैनी जो है उन्होंने बीबीसी को बताया कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के तौर पर मेरी यादें आज भी उतनी नई नई है जितनी न्यू वह उस दिन हुआ करती थी जिस दिन वह घटना घटित होती थी। मल्टीपल पर्सनैलिटी के तौर पर बदलने से ठीक पहले जैनी ने बताया, हमारी याददाश्त समय के साथ फ्रीज हो जाती है। अगर मुझे उसकी ज़रूरत है तो वहां जाकर मुझे उसे फिर से पिक करना है। सिम्फनी ने ऑस्ट्रेलिया में 7 सालों के दौरान हुए उत्पीड़न के बारे में विस्तार से बताने का इरादा किया। मसेल्स एक 18 साल के मजबूत मांसपेशियों वाला लड़का है जिसके बारे में मैंने बताया था, ये भी एक आइडेंटिटी थी। जबकि एक खूबसूरत महिला लिंडा ने जैनी के स्कूली जीवन और रिश्तों पर पड़ने वाले असर की गवाही दी। जैनी के मुताबिक सिम्फनी अपनी गवाही में बढ़ती हुई उम्र की बातों को भी शामिल करना चाहती थी, लेकिन हम केवल 1974 की बात ही बता सके और वह लड़क गया, इसे संभाल नहीं पाया।
सुनवाई के दूसरे दिन सिम्फनी ने करीब 2.5 घंटे की गवाही के दौरान जैनी के पिता ने कम से कम 25 भयानक मामलों में खुद का दोष स्वयं स्वीकार किया। हालांकि उनकी सजा सुनाए जाने में अन्य मामलों में उनकी संलिप्तता का ख्याल रखा गया। तो ये अपने आप में एक यूनिक केस है। आप स्वयं सोच सकते हैं कि मल्टीपल डिसऑर्डर, जिसको हम एक बीमारी मानते हैं, मल्टीपल डिसऑर्डर या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसको हम एक मनोवैज्ञानिक बीमारी मानते हैं, लेकिन इस केस में, जैनी के केस में, इसने इस बीमारी कह लीजिए आप या कुछ भी कह लीजिए, इसने अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया और इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में शामिल किया गया और जैनी के पिता को इसके लिए 45 वर्ष की सजा सुनाई गई। मुझे आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। जय हिंद,